द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले 8 माह से मैं वीडियो बना रहा हूँ और 8 माह में मैंने जितने शेयर रिकमेंड किए हैं, एक दो शेयरों को छोड़ दीजिए, बाकी सब एप्रिसिएशन रूट पर खड़े हैं। All are standing on the clean highway and ready to deliver eggs. सब बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने जो भी क्रीम थी इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस की वो आपके सामने पेश की थी। मतलब उसका एनालाइज किया था मैंने, रिकमेंडेशन नहीं, एनालाइज किया था। और मैं आपसे, बाजार तो थोड़ा बहुत आज तो फ्लैट सा की है और कब ऊंचा हो जाए कब नीचा हो जाए कोई पता नहीं। ये तो ऑपरेटर्स गेम है, शॉर्ट टर्म के अंदर प्योरली ऑपरेटर्स गेम। लेकिन इन्वेस्टर को अगर पैसा कमाना है साल 2 साल में, आने वाले साल में, तो मेरी बात को आप माने ना माने लेकिन सुन जरूर लें और पूरा वीडियो देखें। उसके बिना कोई सार्थकता नहीं है। तो अब चलते हैं आज के वीडियो। आज की चर्चा का विषय क्या हो? आज की चर्चा का एक तो हम शेयर पे एनालिसिस करेंगे, दैट इज ए फ्लाइंग हाई फ्लाइंग शेयर, भविष्य के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा, उस शेयर पे चर्चा करेंगे डिटेल में। और एक मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैंने बताए हुए शेयर है उनमें से मैं सारे शेयरों की लिस्ट तो आपको नहीं दे सकता इतने शॉर्ट पीरियड में। वीडियो में समय लगता है, समय कम है वीडियो में। लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, HCL, एफल, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, CDSL, E-क्लार्क्स, वारी एनर्जी, मजगांव, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बेल, प्रीमियर एनर्जी, इन शेयरों को हाथ से दोस्तों छोड़ना मत। मतलब किसी के बहकावे में आके या कोई ऑपरेटर कोई छोटा मोटा झटका दे दे उस शेयर के और आप कहीं छोड़ करके भाग लो, उस शेयर को बेच डालो, वो मत करना। गलती वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये शेयर बहुत बड़ी उठाव की ओर है। मैं आपसे बताऊँ, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। मतलब तो अब ये तो ये बात रही, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे हम। समय की कुछ लोग कहते हैं बड़ा बनाओ, कुछ कहते हैं छोटा बनाओ। अब मैं किसकी बात मानूं? तो मैं बीच का रास्ता अपना करके 17-18 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बीच में बना देता हूँ। तो आज का जो चर्चा का विषय होगा वो एक ऐसे शेयर पर होगा जो भारत के 56% जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका रजिस्ट्रार है वो। दैट इज ऑलमोस्ट ए स्टैट्यूटरी वर्क। That company is being regulated by SEBI। जिस तरह से BSE रेगुलेटेड है, NSE रेगुलेटेड है, CDSL रेगुलेटेड है, NSDL रेगुलेटेड है, उसी प्रकार से ये जितने भी रजिस्ट्रार्ड हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द शेयर, रजिस्ट्रार ऑफ द म्यूचुअल फंड, जैसे केफिन टैक है और आपके ये कैंप्स है, ये सब SEBI से गवर्न है। ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं शेयर मार्केट के। दीज आर ऑल रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द मार्केट। इनके अंदर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंडों की में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो करते रहेंगे। 1-8% इधर उधर हो सकता है, बाकी और कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि भारत में ब्याज की दरें इतनी कम आ गई हैं कि अब FDR कराने की कोई सार्थकता नहीं रही है। वो ग्रामीण लोग, वो अशिक्षित लोग जो बेचारे शिक्षित नहीं हैं, वो उनकी एक व्यवस्था हो सकती है। कोई इस काम को समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सारा काम अंग्रेजी में है, हिंदी में बहुत कम है, कोई उनको समझाएगा नहीं। उस कारण से मतलब उस कारण वो ज़रूर बैंकों में FDR करवा सकते हैं, LIC करवा सकते हैं। बाकी आदमी, मैं समझता हूँ शहरी आदमी धीरे धीरे 16 करोड़ अकाउंट खोल चुके हैं। आप देखिए, यानी डीमेट अकाउंट 16 करोड़। CDSL का शेयर आज इसीलिए 1900 रुपये। CDSL की चर्चा नहीं करूंगा, मैं पहले कर चुका हूं इस पर, और आगे और कर लेंगे अगर ज़रूरी हुआ तो, ऐसी कोई बात नहीं है। CDSL के लिए कहा था दोस्तों इस शेयर को छोड़ मत देना, और अगर आपके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, इसको खरीदो। तो अब हम चलते हैं, आज का जो शेयर है वो कौन सा होगा? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, शॉर्ट में CAMS, कैम्प्स कहते हैं इसको। इस शेयर के प्रति जब ये शुरू में आया था मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त इसकी परफॉर्मेंस कमज़ोर थी।
ऐसा नज़र नहीं आता था कितनी हाइट तय कर लेगा ये शेयर, लेकिन इसने रिकॉर्ड कायम किए हैं। और अब जो ग्रोथ जो इसमें आने लगी है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो बीएसई में चूक गए, जो लोग बीएसई खरीदने से चूक गए हैं वो इसको खरीद लें मैम। ये हो सकता है बीएसई से भी ज़्यादा जाए, क्योंकि इसके चार्जेस ज़्यादा हैं, बीएसई की चार्जेस बहुत कम है। और बीएसई से एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन का जो पीयर है एनएसई, उसमें बिजनेस ज़्यादा है। बीएसई तो बच्ची है एनएसई के सामने। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मेरे हिसाब से ये कैंप्स जो है वो किसी माने में बीएसई से भी बेटर हो सकता है। वो इतना फ़र्क ज़रूर है कि बीएसई इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन being governed by a board appointed by the government, elected by the pupil members of the stock exchange। ये जो है एक कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्टेड होता है मतलब। और इस कंपनी में भी कम्प्लीटली प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कोई इस कंपनी का प्रमोटर नहीं है। इस कंपनी को प्रमोट किया था 1988 में वी शंकरन नाम के आदमी ने इसको प्रमोट किया था। और उसके बाद प्रोफेशनलिज्म से ये चेंज होती चली गई मैनेजमेंट। और इसके प्रेजेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अनुज कुमार हैं, अनुज कुमार रामचंद्र इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी नाउअडेज एट प्रेजेंट। और ये म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रार का काम करता है मेनली। तो अब इसके और दूसरे प्रोडक्ट भी बताता हूँ। सर्विसेज इसकी है, सर्विसेज टू म्यूचुअल फंड, पेमेंट सर्विसेज हैं, सर्विस टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनको भी ये मतलब कैटर करते हैं, मतलब बैंक्स एंड एनबीएफसीज को भी कैटर करते हैं, केवाईसी सर्विसेज भी कर देते हैं ये, और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम इनका है मतलब। तो इस तरह से 5-7 जॉब और हैं, लेकिन मेन काम जो 56% म्यूचुअल फंडों का जितना भी काम है उसकी 56% हिस्सा इनके पास है। उसमें से 43% हिस्सा जो है वो केफिनटेक के पास है। केफिनटेक पे भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, उसने भी एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न दिए हैं और देगी भविष्य में, ये बात है। तो इसको जहाँ तक इसके ऊपर अब और चर्चा करेंगे, इसके जो फिनंशियल्स हैं और इसका जो फिनंशियल स्ट्रक्चर है उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप इसको शेयर को ख़रीदना चाहते हैं दोस्तों, 5100 रुपये के आसपास ये शेयर है और ये किस वक्त 8-10 हज़ार हो जाए कोई पता नहीं। तो मेरी तो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है ख़रीदने की, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके निर्णय लें कोई भी, लेकिन इसके बात करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये शेयर बहुत अच्छा है। दिस इज दी पोजीशन। अब एचडी मतलब ये देखिए आप, इसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। मार्केट कैप इसका 25,425 करोड़ रुपए। इट इज ए मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगी ये कंपनी। 10 पेड अप शेयर है भाई, इसका फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपीज़ है मतलब। अच्छा, अब करंट प्राइस 5149 रुपये है। हाई लो 52 वीक हाई लो 2616 रुपये से 5360 रुपये तक का रास्ता तय किया इसने। कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है 1000-2000 रुपये का ही मतलब। प्राइस अर्निंग रेशो 63.6 है और इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस रेशो 74.33 है, उससे तो कम ही है मतलब। एवरेज जो पीयर्स हैं जैसे CDSL है, BSE है और MCX है, वो जो पीयर्स हैं उनके मुकाबले इसका पी रेशो बहुत कम है। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट शेयर। बुक वैल्यू 201 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.90% है, 91% है। इतने हाई प्राइस शेयर पे भी 90.91% डिविडेंड यील्ड होना, इट इज़ ए गुड अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। ROCE 49.8 है, ROE 40.5 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब जनवरी 21 से और अब तक इसमें क्या एप्रिसिएशन आया, ये सन 2020 के अक्टूबर-नवंबर के आसपास IPO आया था मतलब। तो जनवरी 2021 से अब तक का एप्रिसिएशन देखते हैं अपन। 1401 रुपये का रेट था जनवरी 2021 में और आज रेट है 5159 5159 रुपये।
तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं अप्रिसिएशन को तो 3.68 टाइम हो गया है, यानी 4 ईयर्स में। 3 ईयर्स ही हुए, 3 ईयर्स ही हुए, नहीं 4 ईयर्स हो गए, 4 ईयर्स हो गए। 4 ईयर्स में 3.68 टाइम कर देना, इट इज ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी नहीं करती है, मार्केट करती है, मार्केट ही नंबर देती है शेयरों को, मार्केट ही खींचती है। ठीक है, चाहे ऑपरेटर है, लेकिन ऑपरेटर भी देखभाल के खींचता है, ऐसे दौड़ में लट नहीं बजाता है वो भी। अच्छा, अब 3 ईयर्स ROE, एवरेज ROE 43.4 है। रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यूरिंग द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स इज 43.4। डिविडेंड यील्ड जो कमाती है उसमें से 66.9% एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अच्छा, डेट फ्री कंपनी है और प्राइस टू बुक वैल्यू 25.3 है। बुक वैल्यू का 25.3 पॉइंट मल्टीप्लायर है, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी कंपनी है, अश्योर्ड इनकम है, अश्योर्ड क्लाइंटेल है, वो सारी बातों, और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, मतलब सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, AI के जरिए होगा आपका, मतलब AI आ रही है, को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम आएगी। अच्छा, सेक्टर एवरेज सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24 सेल 255 रुपये, जून 24 में 308 रुपये और सितंबर 24 में 342 रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46% था, जून में 46% था और अभी 47% होगा। दिस फैक्टर शोज द कंपनी के मार्जिन बढ़ने का मतलब कंपनी हैज़ ए प्राइसिंग पावर एंड देयर इज ए डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर इन डिमांड। नेट प्रॉफिट है 81 करोड़, सितंबर 23 में था, जून 24 में 102 करोड़ रुपए हुआ और ये सितंबर 24 में 115 करोड़ रुपए, यानी एक साल में करीब करीब 45% के आसपास ग्रोथ आ गई है प्रॉफिट में। और सेल में भी ग्रोथ आई है, सेल में ग्रोथ आई है दोस्तों 45 रुपये, 45.90, ये भी करीब वो सेल में 40% ग्रोथ आ गई है। और अर्निंग पर शेयर जो है 16.57 था सितंबर 23 में, जून 24 में 20.71 हुआ और आज 23.38 है। तो 100 रुपीज़ के आसपास EPS आ जाती है पूरे साल के हिसाब से। अच्छा, अब P&L की बात करते हैं। P&L की पोजीशन ये है, सेल जो FY 19 5 साल का लेखा जोखा चेक हो जाएगा उससे, FY 19, FY 23 और TTM। सेल जो है 651 करोड़ रुपए थी FY 19 में, FY 23 में 929 रुपये हुई और अभी TTM में 1206 करोड़ रुपए। कंटिन्यूस ग्रोथ, नो लैग बिहाइंड, नो टेलिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% था, 44% हुआ, 47% हुआ। फिर नेट प्रॉफिट 112 करोड़ था जो 275 करोड़ रुपये हुआ, फिर 400 करोड़ रुपये हुआ, 3 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, 12 की 36, 3.33, 40%, 3.40 टाइम प्रॉफिट बढ़ गया 5 साल में। ज़बरदस्त अचीवमेंट है कंपनी का। मैं कंपनियाँ ऐसी चाँट के देता हूँ आपको, अब आप नहीं देखना चाहें वो आपकी किस्मत है, मर्जी है। आपको नहीं सीखना, नहीं समझना और नहीं ये निर्णय लेने कि भाई वेयर टू इन्वेस्ट एंड वाई टू इन्वेस्ट। सबसे बड़ा निर्णय यही है, वाई टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। अर्निंग पर शेयर 23 रुपये थी जो बढ़ के 81 रुपये 23 पैसे हो गई है TTM में। कितनी हुई? 23 गुणत्तर 3.5 गुना हो गई है EPS 5 साल के अंदर। 3.5 गुना आपको ढूंढे मिलेंगी नहीं कंपनी, मूल्यों पे ढूंढ लो आप पूरे हिंदुस्तान में, मतलब। अच्छा साहब, अब CAGR की बात करते हैं। 10 साल का CAGR चेक करेंगे, 10 साल, 5 साल, 3 साल और TTM। सेल की पोजीशन है 13% बढ़ी, 10% बढ़ी 5 साल में, 3 साल में 16 और TTM में 24%। अब क्या है, तो जैसे जैसे जो म्यूचुअल फंडों के पास अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं उनका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल बढ़ती जा रही है। अच्छा, प्रॉफिट में ग्रोथ क्या आई? 10 साल में 18% आई CAGR, 5 साल में 25% आया CAGR, 3 साल में 16% CAGR आया, क्योंकि वो जो बढ़ चुका था ना, उस बढ़त पे फिर बढ़त आना बहुत दिक्कत का काम है, लेकिन फिर भी 16% आई है। और TTM में 34% आई, ये भी तो कमाल ही कर दिया इसने, मैं आपसे बताऊं। अच्छा साहब दोस्तों, अब ये सारा कंप्लीट हो गया है
और ये वीडियो करीब करीब ये जो चर्चा थी करीब करीब समाप्त हो गई है। और इसने 1992 में 1988 में आकर के ये शुरू में रजिस्ट्रार टू दी IPOs भी था, जिसमें इप्का लैब का, वोखार्ड का, RPPL का, RPEL का, ये रिलायंस के जो थे इलू पिलू शेयर कहलाते थे। RPPL और RPEL ये दोनों रिलायंस के शेयर थे और ये इलू पिलू के नाम से संबोधित करते थे लोग इनको। ये 1992-3 की बात है मतलब। तो ये रजिस्ट्रार टू दी इशू भी था, लेकिन ये डाइवर्सिफाई कर गया म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार के रूप में। एंड नाउ दैट इज ए परमानेंट नेचर जॉब, ए रेगुलर इनकम, रेगुलर क्लाइंटेल, उसमें कोई बहुत बड़े डेविएशन आने वाले नहीं है। हायर साइड में आएंगे, लोअर साइड में डेविएशन नहीं आएगा मतलब। तो इसलिए ये आप देख लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, जो भी आप निर्णय लें दैट शुड बी फाइनल। लेकिन टोटल जो आपका पोर्टफोलियो है उसका 2-3% से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, ये मेरी राय है मतलब। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया, चर्चा समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।